मेहनत ही वो रास्ता है जो आपको हर मंजिल तक पहुंचा देता है। रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है जब आपका सपना बड़ा हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉपर्स टॉक शो में। और जैसे कि आपको पता है, जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है और ये भी पता चल चुका है कि किसने इस बार बाजी मारी है। और आज मेरे साथ टॉपर मौजूद है जो भुवनेश्वर से कोटा आए अपना सपना लेकर, और आज अपना सपना सच करने के बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपनी स्टोरी, मैं कहूंगी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो मैं स्वागत करती हूँ बिना देर किए ओम प्रकाश जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अच्छा, कैसा लगा है रिजल्ट आने के बाद और अपना नाम टॉप में देखने के बाद? ये खुशी कैसी है? रिजल्ट जब पहले हमारा जेईई मेन सेशन 1 का आया था तो 100 परसेंटाइल आएगी उतना पता चल गया था, बट क्या रैंक आएगा वो एग्जैक्ट पता नहीं था। मैं जेईई मेन सेशन 2 अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि सेशन 1 से बेटर तो मैं ऑफ कोर्स नहीं कर सकते थे, पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आए थे। उससे बेटर तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं सेशन 2 नहीं दिया था। बट रिजल्ट एग्जैक्ट कब आ रहा है वो मेरे को डेट भी पता नहीं थी। जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को पता चला कि रिजल्ट ये आया है। ओके अच्छा, आंसर के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। ऐसे में क्या सबसे पहले किसने आपको बोला? क्या टीचर्स ने आपको बताया कि क्या आपकी रैंक आ रही है या आप क्या करने वाले हो? इनिशियली जब मेरे को आंसर की हमारी सेशन 1 के बाद आई थी तो तब मेरे को टीचर ने फ़ोन करके पूछा था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब मैंने चेक नहीं किया था, तब भी मेरे को पता नहीं था कि आंसर की आ चुकी है। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तब मुझे पता चला, तो मैं एक बार चेक किया। फिर मैं खुद पे भरोसा नहीं था तो मैं पहले पापा को मतलब बोला कि आप एक बार चेक कर दो। फिर उन्होंने टीचर को बोला, फिर टीचर ने मुझे बोला कि तेरे 300 आ रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आपको बाकियों से अलग बनाती है। लोग एग्जाम देने के बाद रिजल्ट की एंजाइटी में होते हैं, वेट कर रहे होते हैं एक्चुअल में, लेकिन आपने ऐसा किया कि यार मैंने मेरा 100% दे दिया है और अब आपको एग्जैक्टली डेट भी नहीं पता थी। चलिए, भुवनेश्वर से आप कोटा आए हो, एक बहुत बड़ा फैसला होता है। ऐसे में ये सब कुछ कैसे तय हुआ फैमिली में, या क्या आप ही का डिसीजन था कि मुझे कोटा जाकर आगे मेरे सपने की तैयारी करनी है? जी, मेरा ऐसा कोई स्टार्टिंग में आईआईटी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि आईआईटी क्या है मेरे को पता भी नहीं थी तब। तो मेरा बस स्टार्टिंग में फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री सीरियसली मैं तब पढ़ी नहीं थी, और बायोलॉजी मेरे को याद रखने में इंटरेस्ट नहीं था तब। मतलब उससे पहले तो मेरे को चारों सब्जेक्ट पसंद आते, फिर जब मैं ऊपर का देखा तो मेरे को जनरली मेरे को याद रखने में मेरे को पता नहीं था कि केमिस्ट्री में भी उतना याद रखना पड़ेगा। तो मैं मैथ्स और फिजिक्स के बारे जब पढ़ रहा था तो एलन में जो एक भैया मेरे पढ़ चुके हैं, भैया मतलब मेरे भैया नहीं, जो यहाँ पहले पढ़ चुके हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया कि तुम एलन आ सकते हो, ये तुम्हारी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ और पढ़ाई में सपोर्ट देगा। तो इसीलिए मैं एलन आया था। तो मैं बहुत पीछे जाकर के स्टोरी जानना चाहूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है, कोई टॉप करता है, तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि यार क्योंकि टॉपर से ऐसा लगता है कि हमेशा से बहुत इंटेलिजेंट ही रहा होगा। लेकिन अगर मैं बहुत पीछे पूछना चाहूँ, बचपन में ओम प्रकाश कैसा स्टूडेंट रहा है, या आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपको पता चला कि यार मैं लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ? बचपन में तो वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने किया नहीं था, तो लाइक ऐसे नॉर्मली एवरेज जो जैसे पढ़ाई चल रही थी वैसे ही चल रही थी। पहली बार शायद क्लास 2 में मैं इंग्लिश के कोई एक वो स्कूल के अंदर जो कंपटीशन होता है बच्चों के साथ, उसमें शायद एक बार अच्छा आया था। तो मेरे पापा तब खुश थे, तो वो मेरे टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे। पहली अचीवमेंट थी। पहली अचीवमेंट थी मेरी। तो फिर मेरे इंग्लिश की टीचर जो थी वो तब क्लास टीचर थी, उन्होंने बोला था कि ये फ्यूचर में इससे भी बेटर करेगा। तो फिर मेरे को क्लास 2 में पता चला वो ओलंपियाड्स वैसे कुछ होते हैं, जो कुछ तब बस मैं क्लास के क्वेश्चन करता था। तो फिर मेरे को पता चला कि और बाहर भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब मेरे को कुछ सीरियसली इन सब के बारे में पता नहीं था, तो मैं पहला अटेम्प्ट किया, तब रैंक तो कुछ आए थे। तो फिर किस तरह की एग्जाम्स आपने उस दौरान दिए? तब मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के दिया था, मैथ्स का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, और फिज़िक्स तब तो ऐसे नहीं था, मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स और इंग्लिश। तो वहाँ से पता चला कि मेरा इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है या मुझे पढ़ने में मज़ा आता है? नहीं, तब भी वैसे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि तब तो सब में ही एक जैसे ही रैंक आए थे और अच्छे कुछ रैंक नहीं थे। तो फिर मैं क्लास 3 में थोड़ा सीरियसली पढ़ के अटेम्प्ट किया था सबको। तब मेरा शायद ओलंपियाड्स के रेस्पेक्ट में वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो तब कुछ प्राइज़ सेरेमनी भी थी, तो हैदराबाद आके कुछ प्राइज़ मिला था। फिर 4th और 5th में उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि तब मैं
सो एसएसटी पे फोकस कर रहा था क्योंकि वो उसमें भी याद रखना पड़ता था, जो मेरे को वैसे ही मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था। और तो 6th में मैं एक बार एलन आया था। 6th में आप पहले एलन आ चुके हो? पहले कोटा आया आ था, चुके हो? कोटा। ओके। कोटा तब एलन चैंप होता था, तो आपने मैं उसमें हिस्सा लिया था? उसमें हिस्सा लिया था। तो मैंने क्योंकि क्लास 3 के रिजल्ट के दम पे एक्चुअली मेरे को एलन चैंप मिला था। 4th और 5th में उतना अच्छा नहीं हो पाया था। क्या रैंक आई थी उसमें? रैंक मेरी 2nd आई थी तब। ठीक है। लेकिन क्या अगर एज ए स्टूडेंट आप बताना चाहो बाकी स्टूडेंट्स को, जैसे अलग अलग तरह के एग्जाम देके और जब उन एग्जाम में आप कुछ रिवॉर्ड पाते हो, आपको सबके सामने सम्मानित किया जा रहा है, पेरेंट्स खुश होते हैं, ये सब चीज़ें और बूस्टअप होती है, लाइक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है ये सब चीज़ें? इसका जनरली 2 तरह का इफेक्ट हो सकता है। अगर आप बस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपने रैंक को इतना सीरियसली ना लें, तब कुछ भी आ जाए वो आपके लिए मोटिवेशन हो जाता है। बट अगर आप किसी एक रैंक को एम करके चले एग्ज़ाम की जगह, तो अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं हो पाया, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हो पाए, तो वो डिमोटिवेटिंग हो सकता है। तो आप पढ़ाई पे फोकस करके जाएं, तो आपका कुछ भी हो जाए वो आपको अचीवमेंट जैसा लगेगा। मेरे हिसाब से बस पढ़ाई को फोकस करना, क्योंकि तब भी मेरा जब वो अच्छे मार्क आए थे मेरे को पता नहीं था, मेरे पापा ने फिर फ़ोन करके मुझे बोला था कि तेरा इस बार अच्छा हुआ है। अच्छा ओम प्रकाश, क्योंकि बच्चा कुछ भी करता है उसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर आपके माता पिता के बारे में जानना चाहूँ, पापा आपके क्या करते हैं, मम्मी आपकी क्या करती हैं, और सबसे अच्छा कनेक्शन आपका किन के साथ है? पापा मेरे सिविल सर्विसेज में हैं, वो भुवनेश्वर में थे इनिशियली, बट जब मैं कोटा आया उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया दिल्ली को, ताकि वो मेरे साथ आके बीच बीच में मिल सके। और मम्मी मेरे साथ, मम्मी लेक्चरर थी गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो मेरे साथ आ गई कोटा। तो आपके साथ रही हैं इन 2 सालों में? वो 3 साल में। तो क्या उन्होंने अपने जॉब से ब्रेक लिया या स्विच कर दिया, क्या किया? अभी उन्होंने जॉब से ब्रेक ली है 3 साल के लिए। अच्छा, हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, या कह सकते हैं कि कई बार पेरेंट्स की ही एक्सपेक्टेशंस जो है वो बच्चे पूरी करने में लगे रहते हैं। तो आपके पेरेंट्स का अगर मैं पूछना चाहूँ, आपके साथ कैसा कनेक्शन है, या वो मोस्टली आपको किस तरह की बातें बोलते हैं या गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं? जनरली मेरे पेरेंट्स ने वो कंपैरिजन नहीं किया किसी के साथ। वो इतना बोलते हैं कि तुम वो बस इतना चाहते हैं कि जितना मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ उतना लूँ और उतना ही लूँ, उससे ज़्यादा कम और ज़्यादा ना लूँ। लाइक मैं मतलब टाइम वेस्ट ना करूँ और ज़्यादा स्ट्रेस खुद पे ना लूँ। एग्ज़ाम का दिन मुझे लगता है कोई स्टूडेंट नहीं भूलता है, और जिसने टॉप किया उसे तो भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि डेफिनेटली हर किसी को जानना होता है वो दिन कैसा था, सुबह एग्जैक्टली क्या कुछ माइंड में चल रहा था, या क्या सुबह उठ के कुछ पढ़ा भी था, और क्या कुछ रिचुअल आपने फॉलो किया था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है ना कि ये मेरा लकी पेन है या ये मेरा लकी वे है कि मैं इस तरह से करूँगा, और क्लास मतलब एग्ज़ाम हॉल में उस टाइम पे एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या चल रहा था? एक्चुअली जब मेरा एग्ज़ाम मेंस का 2nd शिफ्ट में था, तो मैं जब इनिशियली उठा था तो मैं एक्चुअली पढ़ा था जो नहीं करना चाहिए था। बट जो पढ़ा इतनी मेहनत से वो एग्ज़ाम में आया नहीं, तो वो टाइम वेस्ट हो गया। और फिर जब मैं जब आ रहा था तो मेरे पहले जिन बच्चों का था वो वापस आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा क्या एग्ज़ाम। अच्छा, आपने उनसे पूछा? हाँ, मैं उनसे पूछा कि कैसा क्या एग्ज़ाम। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अच्छा गया। तो फिर वो गए, फिर मैं उससे थोड़ा पता चलता कि ठीक है। बाकी सब नहीं, वैसे तो फिर भी वो नहीं कर सकते क्योंकि पहले और दूसरे एग्ज़ाम के बीच बहुत फ़र्क हो सकता है, बट लाइक ठीक जा रहा है बच्चों का, तो मेरा भी शायद ठीक चला जाएगा। तो फिर मैं गया एग्ज़ाम देने। तो इनिशियली एग्ज़ाम से पहले तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाहर बैठना पड़ता है हॉल में। तो वो इनिशियली वो एक फियर आ सकता है, बट फिर कितने घंटे तक वो मेंटेन हो पाएगा, वो फिर 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, उतना देर तक तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली जस्ट जब बैठा तब थोड़ा लगा, फिर एग्ज़ाम के स्टार्ट होने तक तो वो चला ही गया था क्योंकि एग्ज़ाम ही है, वो माइंड सेट आ गया था तब तक। फिर क्वेश्चन करने लगा, फिर वो हो गया। इन 2 सालों में क्या कभी आपको बहुत ऐसा लगा हो, किसी भी एग्जाम में जब मार्क्स कम आए हो, जब भी मॉक टेस्ट होते हैं एक तरह से वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस के लिए होता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको लो फील हुआ हो, डिमोटिवेट हुए? जब मैं 10th में स्टार्टिंग में जस्ट आया था तब तो लाइक अचानक से हुआ था। तब मैं अच्छा, पहली बार के मार्क्स याद है जब आए थे, और पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? पहले टेस्ट में मार्क्स तो याद नहीं, बट रिलेटिवली तब बहुत मिस्टेक्स हुई थी जो अब तो अगर उस टेस्ट को दूंगा तो बहुत फ़र्क आएगा उसमें। बट एग्जैक्ट मार्क्स मुझे याद नहीं, बट वो पहला टेस्ट था और उसमें रिलेटिवली रैंक को देखें तो इतना बुरा नहीं होगा, बट मार्क्स का डिफरेंस देखें तो बहुत ठीक नहीं था। क्योंकि मतलब
तब तो बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी, तब बहुत सारे क्वेश्चन पता ही नहीं थे क्या करने हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी तब। क्या पढ़ाई के अलावा भी कुछ पसंद है? किस तरह के गेम्स खेलना आप पसंद करते हो? मैं जनरली गेम्स तो मैं नहीं खेला, क्योंकि मैं जनरली फ़ोन और लैपटॉप मेरे पास तो था नहीं। मैं बीच में बैडमिंटन खेलता था, वो क्लास 4th से 6th करीब शायद, फिर टाइम नहीं बचा है खेलने को, क्योंकि तब लाइक मैं इन्वॉल्व होने लगा, वो बहुत सारे टीचर्स के साथ डिस्कशन करने लगा, क्लासेस, फिर मैं बीच में क्लासेस स्कूल के जो होते हैं उनको थोड़े कम करने लगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना था। तब मैथ्स और फिज़िक्स इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैं फिर बैडमिंटन को ड्रॉप कर दिया, और फिर भी मैं खेल रहा था, बट फिर कोविड आ गया तो पूरा ही ड्रॉप कर दिया, तो अब तो बहुत दिन हो गए खेले। जब आप कोटा आए थे और यहाँ का माहौल कैसा है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप 2 साल रहे हो, एलन क्लासरूम का माहौल कैसा होता है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी यादें रह जाती है कि क्लासरूम में क्या कुछ होता था, टीचर्स के साथ भी इतने समय में एक बॉन्ड बन जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एलन के टीचर्स और स्कूल के टीचर्स में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहली बात, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मोस्टली, तो वो माहौल खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर्स सब्जेक्ट को एंगेजिंग वे से पढ़ाते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट उससे नहीं छूटता। बस अगर रोट मेमोराइजेशन ही नहीं कराते, इन चीज़ों को लिंक करके पढ़ाते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है, और वो एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए टॉपिक से। अच्छा, मैं कहूँगी भारत में बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग्स मिल सकती है, लेकिन कोटा में आकर आपको क्या लगा कि यही वो जगह है वाकई जहाँ मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्शंस कम है, सभी एक एम के पीछे हैं, आपके सिमिलर आप ही के एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो क्या ये सब चीज़ें और क्या ये इकोसिस्टम हेल्प करता है? कोटा का इकोसिस्टम बना ही है कि एक बच्चे को पढ़ाई के लिए जो जो सपोर्ट चाहिए वो सब मिलेगा। इस सिटी में आपको कोई भी ऐसी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का पूरी इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टीचर, स्टूडेंट्स और सब हर चीज़ ऐसा बनी है कि पढ़ाई के लिए ही बनी है। तो अगर आप पढ़ाई पे फोकस करने के लिए यहाँ आते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोटा के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन कोटा में रहकर आपने कैसे पढ़ाई करी? आपका डेली रूटीन क्या हुआ करता था? क्योंकि टॉपर्स को देख के हर किसी को लगता है कि पूरा दिन पढ़ने में ही गया होगा, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या रूटीन था? स्टार्टिंग में आया था, तब 10th में आया था, तब हमारी क्लासेस इवनिंग में होती थी, तो जनरली मैं रात को घर पे पहुंचता था। फिर वो रात को जनरली हमें बोलते थे कि जो टॉपिक्स दिए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, बट तब करता नहीं था, क्योंकि तब उतना सीरियस डिसिप्लिन नहीं आया था। और तो फिर सुबह मैं को क्लास के टाइम के अंदर होमवर्क ख़त्म करने के पीछे भागना पड़ता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जब वो हैबिट सेटल हुआ, फिर हमारी क्लासेस मॉर्निंग को शिफ्ट हो गई ताकि प्रैक्टिस हो बच्चों को कि जल्दी उठने का। तो फिर से वो शेड्यूल। अच्छा, ये मॉर्निंग में क्लासेस इसलिए लगती है कि आप डिसिप्लिन में आ जाओ, जल्दी उठो? हाँ, और जनरली मॉर्निंग और इवनिंग की 2 शिफ्ट में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड उस टाइम में फ्रेश रहेगा जब एग्जाम्स हो रही हो। उन दोनों शिफ्ट में जनरली मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको घर पे भी जब आप हैं तो उन दोनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम देने बैठे तब भी उन 2 शिफ्ट्स में आपका माइंड एक्टिव रहे। तो ये कोटा में प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अकेले भी आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, कुछ तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, मैंने देखा है। आपको क्या लगता है आपके लिए कितना हेल्पफुल था कि आपकी मम्मी आपके साथ रह रही थी? हम कोटा इसलिए आते हैं, पहली बात क्योंकि हमें पढ़ाई के मटेरियल्स ढूंढने में, गाइडेंस ढूंढने में उसका स्ट्रेस ना लेना पड़े। हम बस क्या पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास पेरेंट्स होते हैं तो हमें घर का कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम बस पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। तो पेरेंट्स का होना बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए मॉक टेस्ट को लेकर ना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनी है। आप कैसे देखते हो टेस्ट को, जो भी होता है क्लास में पढ़ाने के बाद और थोड़े टाइम के बाद जब टेस्ट होते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं? जैसे एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस है वो भी आइडिया लग जाता है, मैं 3 घंटे में क्या करने वाला हूँ पता चल जाता है। आपको क्या लगता है? इनिशियली तो एग्ज़ाम्स बहुत गैप में होते थे तो वो बहुत सीरियस लगते थे। उसके लिए मतलब वो फीलिंग आती थी कि मेन एग्जाम वाली फीलिंग आती है। हाँ, इनिशियली तो तब मैं सीरियसली लेके पढ़ता था, बट क्या पढ़ना है वो पता नहीं था। तो लाइक वैसे ही कुछ सब पढ़ने की कोशिश करता था 2-3 दिन के अंदर। सब पढ़ लूं फिर एग्जाम दूंगा। जो
शायद इनिशियली अगर हम देखेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जस्ट इनिशियली में हम 1-2 टॉपिक से पढ़े हैं तो वो पॉसिबल होगा। बट टीचर्स भी ये कहते थे कि तुम ये अब कर रहे हो, बट फ्यूचर में जब इतने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो तब कैसे करोगे। तो फिर स्टार्टिंग एग्जाम्स में भी वो मार्क्स अप डाउन होते रहते थे, तो इनिशियली तो बुरा लगा ही था, क्योंकि इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब आ ही नहीं रहा स्कोर। बट फिर मैं ये डिसाइड लिया कि जो हो गया उस पर अगर मैं इतना फोकस करूँ तो मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। तो हम पढ़ाई के रेस्पेक्ट में हमको जो बेनिफिशियल होगा उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो फिर मैं इनिशियली पहले मैंने क्लास टेस्ट को बस ऐसे एक रेफरेंस की तरह ट्रीट किया कि मेरे को कितना भी याद है कितना याद नहीं है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ फिर आगे। इनिशियली मैं क्लास टेस्ट को किया, फिर धीरे धीरे मैं जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं उनको वैसे ट्रीट करने लगा। तो फिर इससे उसका पहली बात तो एक स्ट्रेस चला जाता है, दूसरी बात आपका इम्प्रूवमेंट इससे ज़्यादा होगा, और तीसरी बात मैं जब एक्चुअल आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको उसमें भी ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए कि ये एक टेस्ट ही तो है, ऐसे टेस्ट तो मैं बहुत दे चुका हूँ, तो फिर आपको वो डर नहीं आएगा आप में, और उस डर की वजह से शायद कुछ भूल नहीं जाओगे या बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। क्लासरूम में दोस्त बने आपके? जी। पीयर ग्रुप कितना इम्पॉर्टेंट होता है? जैसे हम कहते भी हैं कि एक तो आप अपने शहर में रहकर पढ़ रहे हो जहाँ शायद आपको आइडिया ही नहीं है कि मेरे साथ वाले किस तरह के स्टूडेंट है या क्या मुझे वो कंपटीशन का माहौल फील हो रहा है, और एक कोटा में रहकर, एलन में रहकर अपनी क्लासरूम के स्टूडेंट्स के साथ आप कम्पीट कर रहे हो या फिर एक हेल्दी मैनर में पढ़ रहे हो, वो कितना हेल्प करता है? यहाँ पहली बात, कोटा में हर कोई पढ़ने के लिए ही आया है, तो वो अपना मैक्सिमम एफर्ट पढ़ाई पे दे रहे हैं, तो ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि हर कोई पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढूं। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और किसी का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको देख के, वैसे सबका इम्प्रूवमेंट साथ में होगा। इसी तरह पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन हो तो बहुत सारे डाउट्स आपके साथ में ही ख़त्म हो जाता है। तो इससे जो एक्चुअल क्वेश्चंस पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स जो आप जिसके बारे में श्योर नहीं थे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था बट उसमें एक्चुअली हिडन फेसेट्स थे जो आपको पता नहीं थे, किसी और के डाउट से क्लियर हो गए। दूसरों के डाउट के डिस्कशन को भी इसलिए सुनना चाहिए। तो इससे एंड तक जो भी बच्चा कोई भी डाउट पूछ रहा है उसमें अगर आप ध्यान देते हो तो ऐसा हो कि आपका कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, जबकि उस क्वेश्चन में आपका इनिशियली कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि कोई और उस क्वेश्चन को किसी दूसरे वे में सोचा होगा जो आप नहीं सोच पाए होंगे, कि या फिर उसने किसी दूसरे मेथड से अटेम्प्ट किया होगा। अगर 2 मेथड से अटेम्प्ट कर रहा है, उसका सही हो गया, आपका गलत हो गया, तो आपका क्यों गलत हुआ, ये मेथड कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं, ये सारा डिस्कशन हेल्पफुल रहता है। वाह, अच्छा, आपका क्या तरीका था क्लास के बाद में जब आप पढ़ने बैठते थे, तो पीसीएम को आप कैसे मैनेज करते थे? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? एक होता है ना, खुद को पता चल जाता है कि यार इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इस पर मेरी पकड़ कम है, तो इस तरह से आपने कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स में मैथ्स पे सबसे अच्छी पकड़ थी, और केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक पहले पढ़ रहे थे तो उसमें पकड़ थी नहीं, बट तब वो पढ़ भी नहीं रहा था क्योंकि उसके क्वेश्चन भी हो नहीं रहे थे। तो फिर मैं देखा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को वैसे साइड में रख नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो फिर इनऑर्गेनिक पढ़ने की कोशिश की, बट फिर कैचअप का गेम हो गया कि मैं स्टार्टिंग में जो नहीं पढ़ा था उसको कैचअप करूँ, तो फिर आगे का छूट रहा है। फिर तो मैं बीच में कुछ टॉपिक छोड़ ही दिए, फिर उसको बाद में फोकस किया, बट फिर मैनेज कर लिया उसको। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे को रिलेटिवली आसान लगी क्योंकि वो मैथ्स के साथ मैच करती है। ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग और इनऑर्गेनिक भी फिर इंटरेस्टिंग जब लगने लगा तब मैं उसको ध्यान देने लगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को। तो फिर मेरा बीच में फिज़िक्स अच्छा चल रहा था तो मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस दे दिया, फिर फिज़िक्स थोड़ा पीछे आ गया, फिर फिज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया। तो ऐसे आपको 5 सब्जेक्ट्स को बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री टेक्निकली 3 सब्जेक्ट इन 1 है, तो आपको सबको टाइम इनफ देना पड़ेगा जितना अकॉर्डिंग टू नीड है, ताकि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसे इम्बैलेंस ना हो जाए। या आप जनरली अपने मार्क्स से देख सकते हैं कि अगर सपोज 2 सब्जेक्ट के बहुत अच्छे आ गए, तीसरा सब्जेक्ट बहुत बुरा हो गया, तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो आपने टाइम नहीं दिया उस सब्जेक्ट को पढ़ाई में, या तो आपने टाइम नहीं दिया उस सब्जेक्ट को एग्जाम में। तो अगर पढ़ाई में टाइम नहीं दिया तो उसको तो आप पढ़ के ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में टाइम नहीं दिया तो आपका टाइम का इशू हो रहा है, तो उसको करने के लिए आपको क्वेश्चंस फास्ट करना पड़ेगा, बट एक्यूरेसी मेंटेन करके फास्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उनमें से आधे गलत हो गए क्योंकि आपने उनको अच्छे से इनफ टाइम नहीं दिया हर क्वेश्चन। कितने घंटे आप पढ़ते थे घर पे अपने क्लासेस के अलावा?
क्लासेस मतलब ऐसा कुछ याद नहीं है? एग्जैक्ट तो ऐसा याद नहीं, मैक्सिमम टाइम वही कुछ एक बुक ओपन किया वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बार बार यही जानना चाह रही हूँ कि हम लोगों को लगता है कि यार 18 to 19 आवर्स क्लास को मिला के और बच्चा पूरा टाइम पढ़ता ही रहता होगा, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि आपको स्लीप शेड्यूल तो अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं कि कोई आपको कह रहा है कि 7 घंटे सोना है, कोई 5 घंटे सोना है, वैसे फॉलो नहीं करना। आपका माइंड जितना सोने के बाद फ्रेश रहता है, अपने हिसाब से मैनेज करो, उसको मैनेज करना चाहिए। बट बहुत, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा सो रहे हो तब भी लेथार्जिक फील होता है, जो नहीं करना चाहिए। तो आप एक कम सोने की कोशिश कीजिए, बट अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उतना टाइम उस पर नहीं देना चाहिए। आप जल्दी सोने की प्रैक्टिस कीजिए, उससे बेटर होगा, क्योंकि ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम आपको जल्दी ही उठना ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना है। और ये एग्ज़ाम की जस्ट पहले नहीं, उससे कुछ दिनों, बहुत दिनों, करीब 1 महीने 20 दिन उससे पहले शुरू करना चाहिए, ताकि आपका बॉडी एडजस्ट हो जाए उससे। आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं? मतलब एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले तक लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहे हैं, या ब्रेक ले लिया लास्ट में कि अब मेरा हो गया है रिवीजन इनिशियली पूरा? तो मैं लास्ट मोमेंट तक पढ़ता था, बट फिर जैसे जैसे मेंस पास आने लगा, मैं भी लाइक एग्जाम्स इतने हो रहे हैं, अब क्या ही कर सकता हूँ लास्ट डे तक पढ़ने को, तो मैं फिर ब्रेक लेने लग गया, ताकि माइंड एग्ज़ाम के दिन फ्रेश रहे। क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि मैं क्लास में अच्छा कर रहा था, मॉक टेस्ट में भी अच्छा कर रहा था, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम हॉल में जो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की, उसकी वजह से मेरा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो गया, या जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया। तो सिली मिस्टेक्स को स्टूडेंट्स कैसे कम करें? क्या पहले से ही आइडेंटिफाई करना शुरू करें मॉक टेस्ट के थ्रू, या क्लास में मुझे किस तरह की चीज़ें, एक होता नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें कई बार गड़बड़ कर जाती है, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करोगे? अगर आपका वो प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं, तो उसे तो सिली मिस्टेक कह नहीं सकते। बट अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसका बस एक ही मेथड है कि आप जो मॉक टेस्ट्स हैं उनको एक्यूरेसी पे ध्यान दे के प्रैक्टिस करें। आप पुराने क्वेश्चंस को एक्यूरेसी, मतलब ऐसा आपको होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जितना टाइम लग रहा है, धीरे धीरे, अगर आपको इसमें पहली बार अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो आपको सपोज़ 4 घंटे लग गए, 3.5 घंटे लग गए, बट फिर भी आप धीरे धीरे इस टाइम को कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स, असली मिस्टेक्स हो रही है, तो इसको आपको कुछ पढ़ के तो क्लियर नहीं होने वाला ये, क्योंकि ये नॉलेज इशू नहीं है, ये आपके सॉल्विंग में इशू है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दीजिए, आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो आप अंडरलाइन तो नहीं कर सकते, तो आपको केयरफुली ईच वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस के टाइम उसके सारे पॉइंट्स नोट करके सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कोई एंड में मिस्टेक ना हो जाए कि आपने पूरा सही सॉल्व किया, फिर एंड में जो आंसर पूछा था आपने कुछ और भर दिया। तो आपको केयरफुली पढ़ना है। ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मेन पॉइंट है इसका। चलिए, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल से आपसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और मुझे लगता है जो फ्यूचर हमारे जे के एस्पिरेंट्स होंगे, जो आ रहे होंगे अपना सपना लेकर कोटा, उन्हें बहुत कुछ आपसे सीखने को ज़रूर मिलेगा। अंत में क्या आप एडवाइस करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो शायद देश के किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन अपने सपने के लिए कोटा आना चाहते हो? अगर आपको पढ़ना है, पढ़ने का एम है और आप उसमें के लिए सीरियस हो, तो आप, अगर आप कोटा आओ तो आपको यहाँ बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा बना है कि आपको पढ़ने का इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोटा ज़रूर आए। और वाकई इस तरह की सक्सेस स्टोरी सुनकर और टॉपर से मिलकर वाकई लगता है कि एलन है तो सब कुछ मुमकिन है। एक ऐसा स्टूडेंट जो इतनी दूर से कोटा आया अपना सपना लेकर, और उसने फाइनली, मैं कहूँगी, जेईई मेंस टॉप करके ये साबित कर दिया कि अगर आप मेहनत करोगे और सिर्फ अपने एम के पीछे लगे रहोगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ, किसी और कहानी के साथ जो शायद आपको इंस्पायर कर जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।